कर्नाटक और कर्नाटक में चल रहा सियासी उठापटक अब बेहद ही दिलचस्प हो चला है, क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। कांग्रेस की जीत के बाद कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, हिजाब का मुद्दा फिर गर्मा गया। मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। पीएफआई और एसडीपीआई की बातें अब खिलने लगी हैं, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस को 90% मुस्लिम वोट मिला है। कर्नाटक की राजनीति से खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और वो गड़बड़ क्या है बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हिजाब विवाद को जो महिला आगे आगे लेकर चल रही थी, कांग्रेस ने इस महिला को टिकट दिया था और वो एक मुस्लिम बहुल इलाके से जीत भी गई। पार्टी कोई भी हो, हार और जीत के बाद अपना मंथन जरूर करती है, और उस मंथन में ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कांग्रेस की इकलौती महिला विधायक का नाम है कनीज फातिमा, और इनका कहना है कि कांग्रेस हिजाब पर से बैन हटा देगी। मतलब कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाएगी और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसका फैसला खुद ही कर लेगी। जब आप एक एक कर सारी कहानी को सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि सामने से चुनाव लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस जरूर है, लेकिन बैक सपोर्ट किसी और का है, ऐसी खबरें कर्नाटक से आ रही हैं। और वो किसी और कौन है, पर्दाफाश होना उसी का जरूर है। शुरुआत कनीज फातिमा से। फातिमा ने द स्क्रॉल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस हिजाब प्रतिबंध हटा देगी, लेकिन सोचने वाली बात यह होती है कि क्या फातिमा ने इतनी बड़ी बात ऐसे ही बोल दी? क्या पहले इस बारे में कोई मीटिंग नहीं की गई? क्या वोटों के लिए कोई आश्वासन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, या फिर कोई डील हुई है? क्योंकि जिन मामलों पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उसे कांग्रेस एक झटके में कैसे खत्म कर सकती है? फातिमा ने उस उम्मीदवार को हराया है जो समान यूनिफॉर्म की बात करते हैं और स्कूलों में सब एक समान वेशभूषा में जाएं, इस बात की पैरवी करते हैं। जिस गुलबर्गा सीट से फातिमा ने जीत दर्ज की है, उस सीट पर मुस्लिमों की आबादी 60% है और हार जीत का अंतर मात्र 1200 वोटों का रहा। फातिमा का कहना है कांग्रेस कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध हटा देगी। हिजाब के कारण जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही, कांग्रेस उन्हें स्कूल भेजेगी। सरकार बने अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और रुझान आने लगे हैं। कांग्रेस अब राज्य में अपने हिसाब से फैसले लेने में सक्षम है। ऐसे में क्या अब कांग्रेस पार्टी कई मामलों में राजनीतिक रुख अख्तियार करेगी जो सीधे सीधे इस्लामी कट्टरपंथियों से जुड़े हैं? क्या पीएफआई पर नरमी बरती जाएगी एक बार फिर से? क्या बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा? हिजाब की बात हम कर चुके हैं, अब बात करते हैं पीएफआई की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने कभी 1600 दंगाइयों पर से केस वापस लिए थे। एनआईए ने इन पर कार्रवाई की थी, इन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी रहनुमाई दिखाई और रिहाई का रास्ता साफ कर दिया गया। ये सभी लोग पीएफआई से जुड़े थे। कांग्रेस ने बिना जांच के ये ऐलान कर दिया कि इनका हिंसा में कोई हाथ नहीं था। लेकिन सितंबर 2022 में जब केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया, तब कर्नाटक में इसके 50 से भी ज्यादा आतंकी पकड़े गए थे। एनआईए की छापेमारी में संगठन के कई अड्डे कर्नाटक में मिले। कर्नाटक में हवाला नेटवर्क के जरिए फंडिंग आती थी, इस बात के एनआईए को पुख्ता सबूत मिले थे। कांग्रेस की जीत के बाद कर्नाटक में फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तय लग रही है। ऐसे में राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये से क्या इस प्रतिबंधित संगठन को फिर से फलने फूलने का मौका मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल उठता है। पहले की कार्रवाई को देखते हुए ये सवाल करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। और अब बात करते हैं मुस्लिम आरक्षण की। कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिला था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे खत्म कर दिया। बीजेपी का इस आरक्षण को खत्म करने के पीछे तर्क था कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना गलत है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि ये 4% आरक्षण बीजेपी ने जरूर खत्म किया था, लेकिन मुस्लिमों को ईवीएस कोटे में जगह दे दी गई थी। मतलब आर्थिक आधार पर जो मुस्लिम कमजोर वर्ग से आते हैं उन्हें इस आरक्षण में जगह दी गई थी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इसी मौके को कांग्रेस ने भुनाना चाहा और ऐलान कर दिया कि वो मुस्लिमों को 6% आरक्षण देगी अगर सरकार में आती है तो। आपको ये भी बता दूं कि आरक्षण फिलहाल कर्नाटक में 50% से ऊपर पहुंच सकता है।
इसलिए फिलहाल कर्नाटक में आरक्षण की सीमा को बढ़ाना नामुमकिन है। जो 4% आरक्षण था वो लिंगायत और वोकालिंगा को दिया गया था। अगर ये 4% आरक्षण में अगर 2% और जोड़ा जाए तब जाकर ये 6% होता है, जो कि फिलहाल नामुमकिन है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और अब सरकार में आ चुकी है कांग्रेस, तो देखना होगा तुष्टीकरण का चश्मा लगाकर कब तक आरक्षण पर मोहर लगाने का वो काम करती है। हालांकि मुस्लिम आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 25 जुलाई 2023 को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ इस मामले को सुन रही है। बीजेपी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को हटाने के बाद कोर्ट में इस फैसले का बचाव किया, लेकिन अब लगता नहीं कि नई राज्य सरकार का रुख यही रहेगा। इसी तरह हिजाब को लेकर राज्य में उपद्रव किया गया। इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिजाब बुर्का के समर्थन में अभियान चलाया। इनकी मांग थी कि शैक्षिक संस्थानों में यूनिफॉर्म के नियमों को धत्ता बताकर मुस्लिम छात्राओं को बुर्का पहनने की इजाजत दी जाए। इस मामले की भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कर्नाटक सरकार ने साफ कर दिया था कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया था। इसी बीच एक ट्वीट भी काफी वायरल हो रहा है, वो भी देखिए। Congratulations to divided Hindus of Karnataka for getting ban on Bajrang Dal hijab in classroom. PFI's political wing SDPI in power. 75% caste-based reservation, 6% reservation for Muslims. Sovereignty of Karnataka beefs off Rohingyas and Bangladeshis neighbors. इस ट्वीट में जिन बातों का जिक्र है उनमें से ज्यादातर मैं आपको बता चुका हूं। इस ट्वीट को अगर आधार मान लिया जाए तो पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है वो एक बार फिर से पावर में आना चाहेगी और आएगी भी, क्योंकि ये लोग किसी भी हाल में पीएफआई से बैन को हटाना चाहते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए कई याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं कि पीएफआई पर से बैन हटा दिया जाए। और शायद इसीलिए ये जो कांग्रेस को बल्क वोट मुस्लिमों का दिया गया है, 90% जो वोट दिया गया है वो कहीं ना कहीं किन्हीं शर्तों पर ही दिया गया है, ऐसी खबरें हैं। ऐसी खबरों के मुताबिक कर्नाटक से निकलकर खबरें सामने आ रही हैं। ये तो फिर भी राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन अब खबरें ऐसी भी हैं कि कर्नाटक में खुलेआम गोमांस की बिक्री की जाएगी, दुकानें खोली जाएंगी और जैसे बीच बाजार में आमतौर पर मांस को लटकाते देखा जाता है, यहाँ भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खुली छूट दी जाएगी। वैसे भी एक रोहिंग्या या बांग्लादेशी को भारत का नागरिक बनाने में 10,000 रुपए का खर्च आता है और इसके लिए इन पैसों में उसे आधार, वोटर, राशन कार्ड सब मिल जाता है। ये काम बड़े ही धड़ल्ले से हिंदुस्तान में चल रहा है। पिछले दिनों तमाम ऐसी खबरें आई थी, तमाम ऐसे गिरोह पकड़े गए थे जो फर्जी कागजात बनाने का काम कर रहे थे। अभी तो कांग्रेस ने कर्नाटक की कमान नहीं संभाली है। जिस दिन संभाल लेगी उस दिन कर्नाटक में तगड़ा खेला होगा। अब मामला बचता है बजरंग दल का। सबको पता है, पूरे देश को पता है कि बजरंग दल क्या है। बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो हिंदुओं के अधिकारों के लिए काम करता है, जो पीड़ित, शोषित, वंचित होते हैं उनके लिए काम करता है। दबे कुचले लोगों को वो उनका हक दिलाने का काम करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी महान है कि इसकी तुलना पीएफआई से कर डाली। अपने वोटरों को खुश करने के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा तक कर दिया। क्या पीएफआई और बजरंग दल की तुलना सही है? क्या ऐसा करके उसने बजरंग दल के खिलाफ हिंसा के लिए नहीं भड़काया? अगर संगठन के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात का जवाब कांग्रेस को देना है, क्योंकि बजरंग दल को कहीं से फंडिंग नहीं होती। खाड़ी देशों से बजरंग दल के पैसों में भारी भरकम रकम नहीं आती। ये युवाओं को बरगलाने का काम नहीं करता, जन्नत के ख्वाब नहीं दिखाता और ना ही ये बताता है कि रक्षा सिर्फ भगवान करते हैं या फिर भगवान के अलावा कोई और पूजने लायक या मानने लायक नहीं है। हिंदू युवा प्रवीण नेटारू की कर्नाटक में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पकड़े गए हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई में भी
क्या कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के हिसाब से ही फैसला लेगी? कांग्रेस ने लॉलीपॉप देकर देश के मुसलमान को खुश करने के लिए तमाम फैसले तो कर दिए, लेकिन ये जो फैसले हैं ये सारे वादे राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं। कांग्रेस अभी तक तो अपना सीएम फाइनल नहीं कर पाई है, और अगर कहीं सिद्धरामैया के नाम पर मोहर लग जाती है तो फिर आप देखेंगे तुष्टीकरण को और उसकी धार को। कर्नाटक अब किस राह पर चलने वाला है वो शायद बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आप बताइएगा जरूर आपको ये खबर कैसी लगी और आप इस पर क्या राय रखते हैं। नमस्कार।